नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर 2 को देखेंगे। नंबर 1 हम लोग कल कर चुके थे, जिसमें कि टोटल 20 प्रश्न हम लोग देखे थे। बिल्कुल इजी वे क्विकली सॉल्व के साथ देखे थे, और जो भी पेपर थे, जो भी प्रश्न मेरे भाई इसमें सेट किए गए हैं, कहीं ना कहीं अरबी द्वारा पूछे गए हैं, या कहीं ना कहीं आगे पूछने की अति संभावना है। वो CHSL और CGL में भी पूछा जा चुका है, 1-2 क्वेश्चन वहां से भी लेके आ रहा है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट ग्रुप डी के लिए, या NTPC UG CVT 2 के लिए, या ALP या टेट के लिए, जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन ये होने वाला है। ठीक है, इसमें PYP प्रश्न भी रहेंगे, और एक्सपेक्टेड पेपर यानी कि जो आगे आने वाले संभावित प्रश्न होंगे उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, डेली 11 AM पे आप लोग का क्लास चलता है, और सभी प्रतियोगिताओं के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा। सीधे चलते हैं हम लोग सेशन पे। आप लोग जुड़ गए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। अपकमिंग एग्जाम आप लोग को पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, NTPC UG CVT 2 ग्रुप डी ALP टेक, और जो भी आपका स्टेट एग्जाम या ETC जहां भी मैथ्स पूछा है, सबके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। तो पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित डेटा का माध्यक क्या होगा। माध्य नहीं पूछा जा रहा है आपसे, माध्यक पूछा जा रहा है। माध्यक क्या होगा, तो माध्यक आप सबसे पहले, यदि माध्यक पूछा जाए तो माध्यक को कैसे निकालिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी संख्याएं हैं ना, इसको सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम में सजाना। ठीक है, सजाना नहीं है, एक बात मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आरोही क्रम में संख्याओं को सजाएं। आरोही क्रम में सजाने के बाद संख्याएं को काउंटिंग करें, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, और जो बीच वाली संख्याएं होगा वही आपका, जो बीच वाली संख्याएं होगा वही आपका माध्यक होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए सबसे पहले आरोही क्रम में। ठीक है, हम आरोही क्रम में नहीं सजाएंगे, आरोही क्रम में हम नहीं सजाएंगे। जब हमको काउंटिंग करना होगा तो आरोही से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो संख्याएं, टोटल नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, यहाँ से काउंटिंग करना होगा। यदि माध्यक निकालना मेरे दोस्त, बस इस टॉपिक से निकालिएगा, बिल्कुल कैलकुलेटर। ये नहीं कि आरोही क्रम में है तो आरोही क्रम में लिखने शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याएं गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 संख्याएं हैं। ये बात आपको पता है, यानी 11 संख्याएं हैं, तो 5 इधर से स्टार्टिंग से 5 हो जाएगा, और लास्ट 5 हो जाएगा। और छठा जो संख्या होगा ना मेरे दोस्त, आरोही क्रम में ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम में जो छठा संख्या होगा वही आप लोग का माध्यक होगा। छठवां संख्या ही आप लोग का माध्यक होगा। तो आरोही क्रम में छोटी से बड़ी में छठा संख्या कौन सा है, तो यहाँ से इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो छठा संख्या सबसे पहला कौन सा होगा, 17, 1। ठीक है, दूसरा आप कहाँ जा सकते हैं, 20, 2 चला गया, ये 3 चला गया। ठीक है, 21 चला गया, 3। अब 21 से थोड़ा सा बड़ी संख्या कौन सा नजर आ रहा है, 21 से थोड़ी बड़ी 27 आ रहा है, तो ये चला गया। कितने संख्याएं गया, 1 2 3 4 गया, और हमको एक जाना है, 4 हो गया। ठीक है, 4, और ये एक 5 हो गया आपका। ठीक है, 5 हो गया। अब छठा संख्या कौन सा नजर आ रहा है, जो 35 से थोड़ा सा एवज में बड़ा हो, 35 से थोड़ा सा बड़ा हो, तो 41 है ना। यही तो छठा संख्या है ना मेरे पास, यही तो छठा संख्या है ना, तो यही आप लोग का माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक 41 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न एग्जाम में देखने मिले, ये प्रश्न पूछे गया है। ठीक है, एग्जाम में यदि इस प्रकार एग्जाम में मिले, तो ये नहीं कि आरोही क्रम में सजाने बैठ जाइएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ काउंटिंग कीजिएगा, कितनी संख्याएं हैं, आखिरकार बीच में कौन सी संख्याएं आएगा, बस आरोही क्रम में उसको काउंटिंग करके लिख देना। ये समय बचाने का अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है कि 4 20 28 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को यदि हम गुणनफल करेंगे तो वो कौन सी संख्याएं देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यानी कि 3 संख्याएं दिया गया है आपके पास, 4 20 और 28। तो इसका SCF क्या हो जाएगा, सबसे पहले SCF क्या होता है मेरे दोस्त, तो SCF होता है वो छोटी से छोटी संख्या, यानी x के जगह पर वो छोटी से छोटी संख्या रखी है जो कि 4 को भी विभाजित कर दे, 20 को भी भाग भाग पूरी तरह कर दे, और 28 को भी पूरी तरह भाग कर दे। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में छोटी संख्याएं होनी चाहिए, यानी 4। यदि हम 4 यहाँ पे छोटी संख्याएं रखते हैं मेरे दोस्त, क्या 4 तीनों को विभाजित कर रहा है, जी हाँ, 4 को भी विभाजित कर रहा है, 20 को भी कर रहा है, और 28 को भी कर रहा है, यानी कि SCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक, बस इसी तरह SCF आपको निकालना। अब हमको निकालना क्या है मेरे दोस्त, आपको निकालना है LCM। तो LCM क्या आ जाता है, तो LCM वो संख्याएं, बड़ी से बड़ी वो संख्याएं होती है मेरे दोस्त। LCM वो बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है जो कि 4 और 20 और 28 से भाग लग जाए। ठीक है, SCF बिल्कुल उल्टा है इससे। SCF क्या होता है कि वो संख्याएं जो तीनों को भाग लग जाए, और LCM क्या होता है कि वो संख्याएं जो 3 द्वारा भाग लग जाए। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि 4 20 28 से भाग लग जाए। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि 4 20 28 है, इसका LCM क्या होगा, तो LCM वही संख्या होगा ना जो तीनों से विभाजित हो जाए, और तीनों से यदि विभाज्य होगा तो एक तो इसमें 20 है, यानी कि कोई भी संख्या होगा इकाई डिजिट पे 0 होगा, इकाई डिजिट पे 0 होगा। यहाँ तो 28 है, यानी कि इससे भी गुना करने पे इकाई डिजिट पे 0 हो जाएगा, यानी यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 140 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 28 पंचे करेंगे मेरे दोस्त, तो 5 दूनी 10 4 14, 140 होगा या नहीं होगा, सिंपल ही हो जाएगा। क्या 140 4 से विभाज्य है, जी 100%। 20 से विभाज्य, जी 100%। 28 से विभाज्य, जी 100%, यानी कि LCM आपका 140 हो जाएगा। जब LCM आपका 140 हो गया तो आपसे पूछा क्या जा रहा है,
अरे आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो इसका गुणनफल तो ही पूछा जा रहा है, तो ये दोनों को गुणा कर दीजिएगा, 14 चौके 56, 560 के बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा जी, 100% आ जाएगा। ये सवाल आप कर सकते थे, इसको लाने का उद्देश्य यही था मेरे दोस्त कि इसमें आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इसमें महत्तम समावर्तक भाग के विधि करने बैठ जाएंगे, एलसीएम इसको गुणनखंड के विधि करने, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस तरह सवाल आपको फंसाने के लिए दिया जाता है कि आप टाइम आप कर सकते हैं, 100% आप इस सवाल को कर सकते हैं, बट टाइम सबसे मेन चीज है मेरे दोस्त, टाइम रहते करना सबसे बड़ी खेला होता है, ठीक है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कहीं ना कहीं ग्रुप डी में, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, 2022 के सेशन में, 2022 में पूछा गया है, एनटीपीसी में भी ये सवाल देखा गया था। तो बोलना है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा आपको सबसे पहले पता चलना, ठीक है। तो बोधमास का रूल आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, बोधमास, बोधमास का रूल पता होनी चाहिए। बोधमास का रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का कम क्रिया करो, कौन सी ब्रैकेट, छोटी तब मझली तब बड़ी ब्रैकेट का कम क्रिया, तब ऑफ मतलब का कम क्रिया, तब भाग का, तब गुणा का, तब जोड़ का, तब गुणा, तब घटाव का, ठीक है। ये प्रक्रिया होता है बोधमास का। और ये सब में भी पहले यदि कोई भी संख्याएं पे बार आ जाता है, जैसे कि 25 की संख्या पे बार, इसको तो आप बार ही बोलते हैं ना, जैसे कि ये 6 और 4 पे पावर बार है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए, जहां पे बार है इसको सबसे पहले आप लोग सुरेशन कीजिए, ठीक है, इसका हल कीजिए। तो इसको यदि हल करते हैं मेरे दोस्त, तो 6 में 4 जाएगा 2, ये मत कीजिएगा कि ये 6 माइनस 6 है तो ये माइनस माइनस जोड़ जाएगा, जी बिल्कुल नहीं, ये 6 जिस पे है बस उसी पे आपको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में यदि 2 जाएगा क्या 4 हो जाएगा जी, और 4 में 4 जाएगा 0 हो जाएगा जी, 3 में 0 हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा जी, और 40 में 3 चले जाएगा तो क्या 37 होगा जी, जी हाँ होगा जी, तो यानी 37 इस कार्य का आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले जहां पे आप लोग देखिएगा कि बार जहां पे दिया गया है, तो सबसे पहले इसका काम क्रिया कीजिएगा, तब छोटी महिले बड़ी करते चले रहिएगा, अच्छी बात है, ठीक है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर, बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे। ये प्रश्न आप लोग कीजिएगा तो मान जाए कि आप लोग हाँ स्टूडेंट हैं और ग्रुप डी के लिए प्रॉपर आप लोग तैयार हैं, ठीक है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया मेरे भाई प्रश्न है, ये प्रश्न जितना इजी समझना है उतना है नहीं, ठीक है, सिर्फ समझने के फिर बिल्कुल आप लोग सेशन पे बने रहिएगा, एकदम मस्त आपको इसका हल जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा था कि ऊंचाई एच वाले एक खोखले बेलन के आधार की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं दिया गया है, एल और आर रूप में दिया गया, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेलन था आपके पास मेरे दोस्त, ये आपके पास बेलन है, कौन सा बेलन है, अरे खोखला बेलन है, एक सेकंड इसको मैं देख लेता हूँ ना, ये एक बेलन है, बेलन पचक रहा ना, ये एक बेलन है, ये खोखला बेलन है, खोखला बेलन का मतलब है कि अंदर से खोल है ना, तो ये एक अंदर से खोल है, इसमें खोखला बेलन है, खोखला बेलन है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें बनाएगा, ये आएगा नहीं, खोखला है ना, ठीक है। तो ये ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है। अब बोला जा रहा है कि इसकी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या मतलब मेरे दोस्त, आंतरिक त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से जो नजदीकी परिधि है अंदर वाला की तरफ, इसका क्या दिया गया था, इसका दिया गया, ठीक है। और वही बोला जा रहा है कि इसका बाहरी त्रिज्या मतलब जो आउट वाला जो सबसे बाहर वाला परिधि है, इस पे कितना हो जाएगा त्रिज्या, ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे कि कोई भी खोखला बेलन है मेरे दोस्त, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा सबसे पहले इसका 2πRh, ठीक है, 2πRh नहीं समझे, यानी कि सबसे पहले मेरे दोस्त इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना होगा ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πRh, अरे यही तो होता है ना 2πRh, तो 2πr तो बड़ी है ना, और h ये है, यानी संपूर्ण इसका आ गया 2πRh, ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपको ये तो बड़ी वाला ये यहाँ तक निकाले आप 2πRh, अंदर वाला तो आपका छूट गया ना, तो अंदर वाला क्या है 2πRh, ठीक है, समझ गए, 2πRh बोल दीजिए या 2πr के जगह पे l बोल दीजिए, वो भी सही है, ठीक है, समझ गए। तो यानी इसको त्रिज्या आप r मान लीजिए ही तो बेहतर होगा, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या r मान लीजिए, तो यहां से आ गया। यदि इसका आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 2π h दोनों में h है, कॉमन चले जाएगा, तो क्या बचेगा बड़ी r टू छोटी r, तो ये खोखले बेलन का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, निकला या नहीं निकला, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, निकल गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अरे खोखला है ना, तो पहले बाहरी लीजिएगा तब तो अंदर वाला लीजिएगा, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको चाहिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अरे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अरे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप तो पढ़े होंगे ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधारों के क्षेत्रफल का योग ही संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 2πh r+r, ये तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और यदि इसमें आधार का क्षेत्रफल ऐड कर दिया, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा r² - r², यानी इसका अंतर ऐड कर दिया मेरे दोस्त, ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे 2πr² 2πr
ठीक है, 2πr², 2πr², यानी कि ये दो बड़ा में ये छोटे वाला अंतर माइनस कीजिएगा तो इसका भाग निकल जाएगा, तो यही इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के चौसमले यहाँ पे चले आएगा। ठीक है, समझ गए। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त, 2πh r+r प्लस 2π a² माइनस b² इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, तो a+b इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 2π r+r को हम कॉमन ले लेते हैं, अरे 2πr+r को हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ये तो इधर चले जाएगा, बचा h, तो h प्लस r माइनस r, क्या ये आ जाएगा, अरे क्या ये आ जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, 100% ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकला, यही तो आपका कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला, और ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, ये दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात जीवे कर दीजिए आप लोग। तो 2πr वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, r+r, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 2πr+r इंटू h प्लस r माइनस r। तो यहाँ से इजी पे इसको हटा सकते हैं, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा h का और h प्लस r माइनस r का। तो यानी उत्तर जो आपका होगा, जो ऑप्शन में ये उत्तर दिया होगा मेरे दोस्त, यही आपका उत्तर होगा। यानी h प्लस r, एच अनुपात ये तो नहीं होगा, आर एच नहीं होगा, एच प्लस r माइनस r ये आपका सही उत्तर होगा, ये भी आपका नहीं होगा। समझ गए आप लोग, क्या समझ गए आप लोग, नहीं समझे ना, ऊपर से गया ना, कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और प्रैक्टिस जितना कीजिएगा मेरे दोस्त, वो आपसे चले आएगा। ठीक है, तो क्या एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) तो होता है, तो 2πr(h) ये बड़ी वाला और छोटी वाला दोनों निकालना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, क्योंकि खोखला बेलन है, तो दोनों को यहाँ से हम निकाल लिए। ठीक है, दोनों का निकल लिया। अब हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधारों का क्षेत्रफल का जो होगा, इसको ऐड करने के बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अरे निकलेगा, अरे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे दोस्त, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकल गया। ठीक है, लेकिन संपूर्ण चाहिए, ये तो आधार बेस तो आपका छूट रहा है ना, तो ये बेस तो इसमें ऐड करना ही होगा ना, तो ये बेस ऐड करके यहाँ से इजी पे आप लोग उत्तर दे सकते थे। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ठीक है, 2022 में पूछा गया प्रश्न, ये प्रश्न आएंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा और समझ लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी से एक ही समय से शुरू होती है, क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 105 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि बी से ट्रेन ने ए से 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, दो ट्रेनें हैं, ए और बी से एक ही समय शुरू करती है, यानी कि ये ए हो गया, आप इसको बी मानते हैं, एक ही समय से शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस हो गया आपका, हो गया ना। ठीक है, अच्छी बात है, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हम सॉरी माफ कीजिएगा, हम डिस्टेंस को यहाँ पे हटा देते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि 85 किलोमीटर पर घंटा और 105 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर बढ़ती है, यानी कि ए से एक ट्रेन जा रहा होगा 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही ट्रेन एक बी से आ रहा होगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। बोला जा रहा है कि वो जब मिलते हैं, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, ये जब आपका दूरी है तो ट्रेनें एक दूसरे की ओर विपरीत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेनें एक जगह तो मिलेगा ना। जब एक जगह ट्रेनें मिलता है ना, तो पता चलता है कि बी से ट्रेन ने ए से 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, यानी बी ने चाल ज्यादा है, तो यानी डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा, यानी कि ये जो यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे जो आया, जब मिला, जब देखा गया कि कौन कितना डिस्टेंस तय किया, तो पता चला कि बी जो था, बी से जो चली गई ट्रेन थी, ये 200 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है, तो ए बी की दूरी क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, जब ये ट्रेन मिला होगा, जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाया होगा, कुछ तो दूरी तय किए होंगे ना, ये भी यहाँ से यहाँ जाया होगा, कुछ तो दूरी तय किए होंगे, कितनों घंटे में तो पूरा किए होंगे ना। ऐसा बात थोड़ी है कि चाल से जा रहा, कितनों घंटे तो लगा होंगे। मान लिए कि एक्स घंटे में ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, हम मान लिए एक्स घंटे में ये दोनों मिलते हैं, एक्स घंटे में यदि मिलते हैं तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो आप जानते हैं दूरी बराबर समय गुना चाल हो जाता है, तो समय यदि एक्स माने और चाल दिया गया है, तो यानी ए से जो ट्रेनें चली थी, ये कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, 85x। अरे करेगा कि नहीं करेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, 100% करेगा। वही बात बी की आ जाए, तो बी भी x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये भी x घंटे में तय किया होगा, तो x घंटे में कितना किलोमीटर गया होगा, 105x गया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दूरी बराबर समय गुना चाल हो जाता है, चाल आपको x माने थे, तो कहीं ना कहीं चाल में x गुना कीजिएगा, तो ये आपका दूरी का निर्माण होगा। तो यही बोला जा रहा था कि ये दोनों दूरी में यदि अंतर करेंगे तो 200 किलोमीटर होगा, तो यानी ये भी तो दूरी है, भले x के फॉर्मेट में, ये भी तो दूरी है। बोला जा रहा है ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अरे दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 20x नहीं होगा, तो दोनों का अंतर जो होगा 200 के बराबर होगा। साफ साफ बोला गया, अंतर तो है 20x, ये भी तो दूरी का है, लेकिन अंतर है 200, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 10 निकल गया ना मेरे दोस्त, x का वैल्यू 10 निकल गया ना, तो x का वैल्यू 10 निकल गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है।
ठीक है, ए और बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले ए से जो ट्रेनें चलती है जहां तक मिलती है, ये कितना किलोमीटर दूरी तय किया होगा, 850 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकलने के बाद, और ये जो चला होगा कितना दूरी किलोमीटर तय किया होगा, 1050 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। तो टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय किया होगा, 0, 0, 9, 1900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ये तय किया मेरे दोस्त। यही आपका उत्तर हो जाएगा 1900 किलोमीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ गए आप लोग, क्या समझ गए आप लोग। ठीक है, हमने कुछ नहीं किए, हमने बस ये किए कि जहां तक ट्रेनें चली, जहां ट्रेनें तक मिली, कितनों घंटे में तो वहां तक पहुंची होगी। घंटा तो समय तो आपके पास नहीं दिया गया, तो समय को मानने में क्या दिक्कत है। समय को आप एक्स मान लिया, यदि आप समय को एक्स मान लिया, यदि 85 किलोमीटर प्रति घंटा से जाइएगा तो एक्स घंटे में तो इतना दूरी तो तय कीजिएगा, ये भी इतना दूरी तय करेगा। लेकिन साफ साफ बोला जा रहा है कि ये दोनों का अंतर कीजिएगा तो 200 किलोमीटर अधिक निकलेगा। तो अंतर हम किए, तो फिक्स एक्स के वैल्यू 200 के बराबर आ गया, यानी कि एक्स के वैल्यू 10 के बराबर है। तो एक्स का 10 है, तो यानी ये हम समझ में आ गया कि 850 किलोमीटर ये चला और ये 1050 किलोमीटर चला, ये दोनों को अंतर कीजिएगा तो 200 किलोमीटर 100% आएगा। समझ गए, तो टोटल डिस्टेंस 900 किलोमीटर। समझ गए, कहीं भी दिक्कत हो रहा है मेरे दोस्त, आप एक बार फिर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, या तो आप कमेंट कर सकते हैं इसका, और जो भी होगा जैसे आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठे नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050, 1320 और 1730 रुपए का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1230 रुपया है तो लाभ में दीपा का हिस्सा क्या है, आपको बताना। तो ऐसा सवाल हम कल भी किए थे, ऐसा सवाल हम कल भी किए थे। ये पार्टनरशिप का, ये साझेदारी का सवाल है मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा। और कल हम आपको बताए थे कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए जो धन इन्वेस्ट करता है, ठीक ना, तो जो इसका लाभ होता है मेरे दोस्त, जो इसका लाभ होता है, यदि आपका समय बराबर है, यदि समय बराबर है तो पूंजी के अनुपात में लाभ को बांटना है, और यदि इसका धन बराबर है तो समय के अनुपात में बांटना है। समझ में आ गया, नहीं समझे, एक बात देखते हैं। क्या यहाँ देख रहे हैं, क्या पूंजी जो इन्वेस्ट कर रहा है क्या ये तीनों बराबर है, जी नहीं, ये तीनों बराबर नहीं है। दूसरा नोट देखते हैं, क्या ये समय बराबर है, जी हाँ, समय बराबर, क्योंकि वर्ष के अंत में बोला यानी कि सब 12 महीना काम करेगा, यानी समय बराबर है। तो समय यदि कभी भी समय बराबर हो तो पूंजी के अनुपात में धन को बांट दीजिए। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात क्या है, संजना है, कार्तिक है और दीपा है। तो पूंजी का अनुपात यहाँ से निकालिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो चला गया, तो अनुपात क्या निकलेगा, 105x निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, 105x। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा, 132x, तीसरा जो निकलेगा 173x। ठीक है, यही तो आपका रेशियो निकला। लेकिन इस रेशियो जो निकला ना, तो इसी के अनुपात में आपको कुल धन को बांटना है। तो कुल धन कितना है, 1230, बस इसी के अनुपात में बांटना है। तो कुल योग इसका तो आ गया, लेकिन कुल योग धन का कितना आया, तो 5 2 7 3 10, 0 1 हो गया, 7 1 8, 8 3 11, 1 1 हो गया, 2 1 3 1 4, यानी कि 410 एक्स के बराबर 1230 का वैल्यू है। यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, क्या 3 हो जाएगा, अरे क्या 3 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, जी हाँ, एक्स का वैल्यू यदि 3 हो गया तो लाभ में दीपा का हिस्सा कितना है, दीपा का तो कहीं ना कहीं ये है, कहीं ना कहीं ये है, तो एक्स का वैल्यू 3 है, तो एक्स का वैल्यू 3 कीजिए, 3 3 9, कोई भी संख्या होगा इकाई डिजिट पे 9 होगा, यही आपका उत्तर होगा। इकाई डिजिट पे 9 एक ही संख्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। ये भी आपको ध्यान रखना मेरे दोस्त, कैलकुलेट करते करते आपको ऑप्शन पे भी एक नजर रखना है, कौन सा उत्तर आपका जल्दी आ रहा है, क्योंकि समय एक एक सेकंड मिलकर आपका 1 मिनट बनता है ना। तो ये सब ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा मेरे दोस्त, ये भी प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेटिव करने लग जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे करना नहीं है। ठीक है, सिंपल मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न को आपको कैसे कर सकते थे। 25m², एम के जगह पे क्या है मेरे दोस्त, -m है, -9 है। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी संख्याएं हो, यदि माइनस में हो, यदि पावर इसका कीजिएगा, यदि पावर सम हो तो ये संख्याएं पूर्ति होकर प्लस चले जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए -2 पे पावर 2 है तो इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, ना कि -4। समझ गए, यानी पावर सम हो तो ये सम में चले जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हम -9 को देखते हैं तो इस जगह तो -9 होगा, तो -9 का यदि स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्त, क्या यह 81 होगा, 81 होगा तो इकाई डिजिट पे 1 होगा, 81 गुना 25 कीजिएगा आप, तो कोई भी संख्या आएगा तो इकाई डिजिट पे क्या आ जाएगा, तो 5 एका 5, इकाई डिजिट पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हम इकाई डिजिट पे खेल करेंगे, क्यों इकाई डिजिट पे खेल करेंगे, क्योंकि सबका इकाई डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ से हम इजी पे निकाल सकते हैं। ठीक है, 40 mm, 40 mm है, तो 40 m कितना है आपके पास, -9 है, और n कितना है आपके पास, n 13 है, अरे यही तो है ना 40 mm। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसमें यदि गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, यदि इसमें आप लोग गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0, इसमें भी 0, यानी माइनस जो भी होगा यहाँ पे 0 होगा, होगा या नहीं होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जी 100% होगा। फिर प्लस कीजिएगा, n क्या है वैल्यू आपका, n है 13, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग जानते हैं 169 होता है, यानी कि इकाई डिजिट पे 9 और 9 54, यानी यहाँ 4 आ जाएगा।
4 आने के बाद ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 5 4 9 कोई भी संख्या होगा इकाई डिजिट पे 9 ही उत्तर होगा आप लोग का। तो इकाई डिजिट पे 9 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑप्शन। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, अब आपसे पता चलेगा मेरे दोस्त कि कितना कैलकुलेटिव आप कर सकते हैं, कितना कैलकुलेटिव आप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 16 पे पावर n स्क्वायर दिया है, तो एन एन 13 है, 13 169 गुना 16 कीजिए, कहीं ना कहीं समय ये लेगा आपका, है ना। फिर 40 गुना आप 9 कीजिए, फिर 13 कीजिए, कहीं ना कहीं ये भी समय 1 मिनट लेगा, ये भी समय 1 मिनट लेगा, 2 मिनट ऐसे ही गुजर के क्या घंटा बनाइएगा सवाल, है ना। तो कहीं ना कहीं एक नियम आपको फॉलो और कॉमन सेंस यूज करना होगा मेरे दोस्त। यदि सिलेक्शन चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हजार लड़के से आपको अलग सोच रखना होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, अलग सोच रखना होगा, और ये सोच आपको मैथ्स मैजिक पे जरूर मिलेगा। आप लोग सेशन अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान विधि। इसमें क्या किया, हम क्या कैलकुलेटिव किए, जी नहीं बिल्कुल नहीं किया, हम यूनिट डिजिट पे खेला कर दिए, तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट पे आप जा सकते थे, ठीक है। इस तरह प्रश्न पूछे जाएगा, 100% पूछा जाएगा, आप लिख लीजिए, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है और फिर भी इसे 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे वस्तु के विक्रय मूल्य 1840 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। साफ साफ यहाँ बोल रहा है कि 1840 रुपए का लाभ हो रहा है, और ये भी बता रहा है कि लाभ 23% हो रहा है, यानी कि 23% का वैल्यू 1840 के बराबर हो रहा है। अरे हो या नहीं हो रहा, सिंपल बोला जा रहा है ना कि 23% लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ कितना हो रहा है, 1840 हो रहा है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, जी 100% बराबर है। तो एक वस्तु का कुछ तो अंकित मूल्य होगा जिसपे 18% छूट दिया होगा, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य होगा, कुछ तो अंकित मूल्य यहाँ पे होगा मेरे दोस्त, पता नहीं है अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। इस पे एक बंदे ने क्या किया, 18% का डिस्काउंट, ये समझाने के लिए थोड़ा सा हम लेंदी जा रहे हैं, तो आप लोग घटाइएगा मत, ठीक है। तो यदि 18%, यदि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट करके कोई भी वस्तु निकलता है उसे ही आप विक्रय मूल्य बोलते हैं, है ना, विक्रय मूल्य बोलते हैं ना। तो यदि ये विक्रय मूल्य पर बेचा है ना, विक्रय मूल्य पर बेचा, तो कहीं ना कहीं इसको 23% फायदा हुआ, तो फायदा किस पे हुआ होगा, क्रय मूल्य पे हुआ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य से जो बढ़ा के प्राइस फिक्स करते हैं उसे ही हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि फायदा कितना हुआ, 23% का, 23% का। और ये सब सवाल में हमेशा मान के चलिएगा मेरे दोस्त, क्रय मूल्य को आप लोग 100, हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य को आप 100% मानते हैं ना। जैसे मान के चलिए 100 रुपये में वस्तु खरीदे, 120% लाभ पर बेचे, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि 100 रुपये में खरीदे, 120 रुपये में बेचे, तो 100 रुपया हमेशा आप लोग क्रय मूल्य को मानते हैं। ये नियम याद रखिएगा, हमेशा मानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप मानते हैं, जानते नहीं है कि क्यों मानते हैं, है ना। तो मान के चलिए 23% लाभ हुआ 1840, तो क्या 100% मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो 100% क्या निकलेगा, 8, यानी 8,000 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य निकल गया मेरे पास 8,000। यदि मेरे पास क्रय मूल्य 8,000 निकल गया मेरे दोस्त, तो साफ साफ तो बोला जा रहा है क्रय मूल्य पे ही तो 23% का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 1840, यानी कि 8,000 में यदि 1840 जोड़िएगा तो ये मेरा विक्रय मूल्य का निर्माण करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9840। यानी विक्रय मूल्य मेरे पास क्या निकल गया, 9840। क्या विक्रय मूल्य खोज रहा है, जी नहीं, अंकित मूल्य खोज रहा है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य वो होगा, अंकित मूल्य यदि एक्स मानते हैं, अंकित मूल्य वो होगा मेरे दोस्त जो इसमें 18% डिस्काउंट देने के बाद ये मूल्य 18% यदि डिस्काउंट दे दिए आप, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 82% का वैल्यू आ जाएगा। अरे 82% का वैल्यू आ जाएगा, 82% का, और ये इसके बराबर 9840 के बराबर आ जाएगा। समझ गए आप लोग, 9840 के बराबर आ जाएगा। तो ये आप इजी वे देख सकते हैं, ये 12 यानी 120 बार में जाएगा, तो एक्स बराबर जो हो जाएगा 12,000 आपका करेक्ट आंसर, यही तो आपका अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य कितना निकला, 12,000, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12,000 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, अरे क्या समझ गए, रटना नहीं है मेरे दोस्त, बार बार बता रहा हूँ, आप लोग रटने में बहुत एक्सपर्ट है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है, मैथ्स है। यदि रटिएगा एग्जाम हॉल में भी रटने में रह जाइएगा, ठीक है। तो सिंपली ऐसा कुछ मत कीजिए, सिंपली बता रहा था 23% लाभ हो रहा था इतना रुपया में, इतना रुपया में लाभ हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं क्रय मूल्य तो हम मान लिए, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो निकल गया, कॉस्ट प्राइस जो निकला कॉस्ट प्राइस निकल लिया, लाभ तो बोल रहा था लाभ दे दिया, और इसका 18% कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, इजी पे क्या दिक्कत है, ठीक है। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है सोनी और मेरी, मेरी है ना, हाँ, सोनी और मेरी एक पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर मेरी ने शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक दिनों मतलब क्या, इसका बोलने का मतलब है अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छुड़ा के एक दिन, जैसे एक दिन सोनी काम किया, दूसरा दिन मेरी करेगा, तीसरा दिन सोनी किया, चौथा दिन मेरी करेगा, पांचवा दिन सोनी किया, छठा दिन मेरी करेगा, ठीक है। दिनों में उसी पेंटिंग पर कार्य करते हुए मिलकर पेंटिंग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना, ठीक है। सोनी कितने दिनों में पेंटिंग कर रहे थे मेरे दोस्त, 4 दिनों में। मेरी कितने दिनों में कर रहे थे, 6 दिनों में। तो कुछ जो पेंटिंग कर रहे थे, कुछ तो होगा जो पेंटिंग कर रहे हैं, हवा में तो पेंटिंग ये करेगा नहीं, ठीक है। कुछ तो पेंटिंग करने के लिए काम होना चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए सामान यहाँ पे जो इसको पेंटिंग करेगा, ठीक है। कुल कुल तो वर्क होना चाहिए, तो यहाँ पे टोटल वर्क, टोटल वर्क जो है मेरे दोस्त ये इकाई में आ जाएगा। तो टोटल कितना इकाई काम है इसका, तो इकाई यहाँ पे एलसीएम, बार बार बता रहा हूँ कि ये जगह वो संख्या रखे जो दोनों से विभाज्य हो जाए। क्या सबसे बड़ी संख्या 6 रखने पे दोनों नहीं, 6 दूनी 12, जी 100%। 12 रखते हैं तो ये दोनों से विभाज्य हो जाएगा। दोनों से विभाज्य का मतलब है कि यदि सोनी
4 दिन में टोटल काम कर रहा था, 4 दिन में पूरा पेंटिंग कर रहा था। टोटल पेंटिंग कितना है आपके पास करना है? 12 पेंटिंग। तो यानी कि एक दिन में सोनी कितनी इकाई पेंटिंग करेगा? 3 इकाई पेंटिंग करेगा। अरे करेगा या नहीं करेगा? जब एक दिन में 3 इकाई करेगा तभी तो 12 इकाई करने में इसको 4 दिन लगेंगे समय, ठीक है। उसी प्रकार बात करेंगे मेरी मेरी एक दिन में कितने मेरी एक दिन में कितने इकाई करेंगे? तो एक दिन में कहीं ना कहीं 2 इकाई करेंगे। अरे 2 इकाई करेंगे ना एक दिन में, तभी तो 12 इकाई करने में 6 दिन लगेंगे, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया, ठीक। लेकिन वैकल्पिक विधि से कर रहा है, अल्टरनेट विधि से कर रहा है। अल्टरनेट मतलब विधि, पहला दिन जो काम करेगा कौन करेगा? शुरू कौन किया था? मेरी ने शुरू किया था। मेरी कितना काम कर रही थी एक दिन में? 2 इकाई। यानी पहले दिन 2 इकाई काम जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले दिन 2 इकाई काम जाएगा। फिर दूसरे दिन आएगा कौन आएगा? दूसरे दिन कौन आएगा? सोनी आएगी। सोनी कितना इकाई काम करके जाएगी दूसरे दिन? 3 इकाई। यानी दूसरे दिन करके 3 इकाई चली जाएगी, ठीक है। तो टोटल आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 दिन में कितना इकाई काम हुआ? 5 इकाई काम। अरे हुआ ना हुआ? ठीक है, हुआ, 100% हुआ। यानी कि 2 दिन में 5 इकाई काम हुआ, अल्टरनेट काम कर रहा है। तो टोटल काम आपके पास कितना है? तो अब 12 इकाई तो है। क्या 12 इकाई पूर्ण रूप से कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 दूनी 10, यानी कि 10 इकाई तक हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 दूनी 10 इकाई करवा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट कर रहा है, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 4 दूनी 4। समझ में आ गया आप लोग को? यानी 4 दिन में 10 इकाई काम होगा। 2 दिन में जब 5 इकाई, 4 दिन में 10 इकाई काम होगा। समझ गए आप लोग? अब आपके पास काम बच गया कितना? 10 इकाई काम किए, काम कितना बचा? अरे काम टोटल तो था 12 इकाई, 10 इकाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो शेष जो बचेगा काम मेरे दोस्त, 2 ही इकाई तो बचेगा। अब 2 इकाई करने के लिए कौन आएगा? वो आएगा जो सबसे पहले काम शुरू करेगा, यानी मेरी। तो मेरी एक दिन में कितने इकाई कर रहे थे? देख सकते हैं मेरी एक दिन में 2 ही इकाई कर रहे थे, 2 इकाई काम है, तो यानी कि एक दिन में ये करके निकल जाएगा मेरी। एक दिन में ये करके मेरी निकल जाएगा। तो टोटल कितना दिन काम होगा? 4 दिन इधर गया, एक दिन इधर आया, यानी कि 5 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दिन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग? तो ये ऐसा विधि बताया मेरे दोस्त जो कि न्यू से न्यू स्टूडेंट इसको समझ सकता है। हम एक एक दिन करके टुकड़ा टुकड़ा करके बताए थे। इसको हम चाहते तो डायरेक्टली भी हम जा सकते थे, ठीक है। लेकिन इसको बताने का उद्देश्य था जो जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो समझने में दिक्कत हो इस तरह प्रश्न को, तो आप बिल्कुल इजी वे कर सकते हैं। हम एक एक दिन का निकाले, पहला दिन मेरी करेगा, तो दूसरा दिन फिर ये सोनी करेगा, फिर मेरी करेगा, फिर सोनी करेगा, ठीक है। तो यानी कि 4 दिन तो कम 10 इकाई हुआ। अब काम 2 इकाई शेष बचा है, तो 2 इकाई तो साफ हो रहा है, 2 इकाई मेरी कर ही रहा है एक दिन में। एक दिन में ये करके निकल जाएगा। पहले 4 दिन काम होगा, फिर एक दिन काम होगा, टोटल 5 दिन काम करके ये सो जाएगी, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है, प्रक्षणों की एक निश्चित संख्या के लिए माध्य का 55 दिया गया है और माध्य 58 दिया गया है। बहुलक क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले बहुलक का एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है, अधिकतर पूछा जाता है, और ये फॉर्मूला यदि याद रखते हैं तो अच्छा अच्छा प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बहुलक जो हो जाएगा 3 माध्य का -2 माध्य, ठीक है। ये बहुलक का फॉर्मूला है मेरे दोस्त, ध्यानपूर्वक इसको आप देख लीजिएगा। ये ग्रुप डी में एक प्रश्न इससे देखने को मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। समझ गए? तो यानी बहुलक क्या है? बहुलक हमको निकालना है, तो बहुलक को एक्स मानिए। माध्यिका क्या है? माध्यिका 55 है, यदि इसके जगह पे 55 रखेंगे तो क्या यहाँ 165 आ जाएगा, ठीक है। माध्य कितना है? 58 है, 58 दूनी करेंगे तो क्या 116 आएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर ये दोनों को माइनस कर दीजिए ना, तो माइनस कीजिएगा 9 6 15, इकाई डिजिट पे तो 9 आएगा। 9 आएगा तो हम ऑप्शन भी देखेंगे डायरेक्ट और दे देंगे, ठीक है। क्या कि इकाई डिजिट पे 9 ही आ रहा है, 9 इकाई डिजिट पे एक ही ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों मैं कैलकुलेट करूँ, क्यों मैं घटाऊँ, क्यों मैं प्लस करूँ, है ना, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एज का सवाल है मेरे दोस्त। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल इजी भी हम लोग करेंगे इसमें। 5 वर्ष पहले ए बी की आयु का योग 58 साल था, ठीक है। ए और बी का आयु 5 साल पहले 58 साल था, तो मैं पूछ रहा हूँ इसका वर्तमान आयु क्या होगा। यानी 5 साल पहले, इसमें भी 5 साल पहले, इसमें भी 5 साल पहले, लेकिन वर्तमान आयु में जाएंगे तो 10 साल जुड़ जाएगा, यानी 68 साल आ जाएगा, ठीक है। 68 साल आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करता है वो लोग आप लोग अभी देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे। 68 साल हुआ, ठीक है। तो बोला जा रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो वर्तमान आयु का अनुपात 4 में ही 1 होगा। हम ऑप्शन नंबर 1 पकड़ के चलते हैं। यदि वर्तमान आयु का अनुपात ए बी का, यदि ए बी का वर्तमान आयु का अनुपात 9x और 25x है, तो टोटल योग तो 68 साल है दोनों का। तो 25 9 34, 34 दूनी 68, यानी x का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 आ जाएगा तो 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु का अनुपात कितना हुआ? 18। बी का कितना हुआ? 50। हमको ये प्रूव करना, प्रूव क्या करना है? 8 वर्ष पहले बी की आयु, तो 8 वर्ष पहले बी की आयु क्या हो जाएगा? 42 साल। और 8 वर्ष बाद ए की आयु, 8 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा? 26 साल। तो क्या ये दोनों का अंतर 16 साल हो रहा है? क्या दोनों में अंतर करेंगे 16 साल हो रहा है? जी 100% 16 साल हो रहा है। तो यही आपका जो ऑप्शन उठाए थे ये आपका 100% सही है, नंबर 1, ठीक है। इसको चाहे आप मेथड से भी बना सकते हैं, मेथड आप लोग सब बना लीजिएगा। ये बताने का उद्देश्य यही था मेरे दोस्त कि इस विधि से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर।
12 नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है, 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त, दो दिए गए स्टेशन के बीच 22 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी की मदद से उन्हें वो कार्य 5 दिनों में किया, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता था, ये आपको बताओ। ठीक है, तो ये कितने दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता था, 22 दिन में। बी उसी ट्रैक को बिछाने में कितना दिन समय, 3। लेकिन सी की मदद से, यानी कि तीनों मिल के करे तो 5 दिन में ही खेला खत्म कर देता। तो यानी रेलवे कुछ तो टोटल तो ट्रैक होगा, टोटल ट्रैक होगा ना मेरे दोस्त, टोटल ट्रैक तो होगा जो आपको बिछाना है, तो टोटल ट्रैक यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल ट्रैक वो हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम जो सबसे विभाजित हो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 110 होगा। ठीक है, तो यानी कि ए 22 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि ए एक दिन में कितने बिछा सकते हैं, तो एक दिन में 5 इकाई। ठीक है, एक दिन में 5 इकाई, ये टोटल आप इकाई मान लीजिएगा, ये पूरा ट्रैक मान लीजिएगा। ठीक है, 5 इकाई। बी एक दिन में, तो आप बोल सकते हैं बी एक दिन में 10 इकाई। उसी प्रकार ए बी सी एक दिन में कितना इकाई कर सकते हैं, तो 22 इकाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, सी अकेले पूछा गया है, यानी कि ये तो पता है कि ए बी दोनों एक दिन में जो काम करेंगे, ए बी दोनों एक दिन में काम कितने इकाई करेंगे, 15 इकाई करेंगे ना। ठीक है, और ए बी सी एक दिन में कितने इकाई काम करेंगे, तो एक दिन में 22 इकाई काम करेंगे। तो क्या ए बी सी माइनस करेंगे तो क्या मेरा यहाँ सी का वैल्यू निकल जाएगा, सी का वैल्यू क्या निकला, 7 इकाई। यानी सी एक दिन में 7 इकाई कर सकते हैं, तो टोटल 110 इकाई करने में कितना समय लगेगा, बस आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी टोटल टोटल कितना था इसके पास बिछाना था ट्रैक, 110 इकाई, लेकिन एक दिन में कितना बिछा रहा है, 7 इकाई, तो टोटल करने में 110 बेटे 7 पे इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक में कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 का 7 हो जाएगा ना, 7 का 7, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 7 का 7 हो गया 4, 7 का 35, यानी 15 पूर्णांक सही कुछ होगा, 15 पूर्णांक ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन में 15 पूर्णांक सही, एक नंबर एक करेक्ट आंसर। समझते हैं, तो इस प्रकार प्रश्न को यदि आप इसमें कुल वर्क निकाल लेते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से इजी वे समझ में आ जाएगा, और एक एक दिन का यदि आप काम निकालते हैं, तो यहाँ से जिसको घटाना हो बढ़ाना हो इजी वे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 पे पावर 2x माइनस 10 गुना 2 पे पावर x प्लस 16 इक्वल टू 0, इसके मूल क्या है, इसके कितने मूल हैं, ये तो पता है आप लोग के 2 मूल है, क्योंकि ऑप्शन में दो मूल दिया गया, लेकिन कौन कौन से मूल है, तो इस प्रकार के प्रश्न को यदि आप इजी वे करना चाहते हैं ना, तो x का वैल्यू जो मूल दिए गए हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसमें वैल्यू पुट कीजिए, यदि वो 0 के बराबर आ गया यानी समझिए वही मूल है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 की ओर पकड़ते हैं, सबसे पहले 1 को पकड़ लेते हैं, तो यदि 1 को x के जगह पे रखेंगे मेरे दोस्त, तो 2 दूनी क्या, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, यदि 1 को हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या ये 20 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 16, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, जी हाँ 100% 0 के बराबर आ रहा है, क्योंकि 16 4 20, 20 में 20 जाएगा 0। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरा ऑप्शन पकड़े 3, तो 3 दूनी 6, 2 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, माइनस 3 हो जाएगा 8, ये 80 हो जाएगा, प्लस 16, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, 100% 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि उत्तर आपका ए सही है। यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना वैल्यू पुट जल्दी कर सकते हैं आप लोग वहां से करके निकल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 100 सेबों का क्रय मूल्य 700 रुपये है, यानी 100 सेब का कुल क्रय मूल्य, 100 सेब आप खरीदने गए तो आपसे 700 रुपया ले लिया, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एक सेब का दाम 7 रुपया है ना, एक सेब का दाम 7 रुपया लिया, लेकिन जब आप उसको बेचे ना तो आप 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे, यानी कि एक दर्जन में कितने सेब, 12 सेब, यानी 12 सेब को आप 96 रुपये में बेचे, यानी बोल सकते हैं एक सेब को आप कितने में बेचे होंगे, बराठे 96 8 रुपये में, यानी एक सेब को आप बेचे कितने में मेरे दोस्त, एक सेब को बेचे आप 8 रुपये में, बेच दिया ना, ठीक गया। ठीक है, तो फायदा क्या है, लाभ क्या हुआ, तो पहले 7 रुपया में खरीदे, 8 रुपया में बेचे, 1 रुपया का फायदा हुआ, फायदा किस पे हुआ, 7 पे फायदा हुआ, तो 100 पे कितना, तो यहाँ से कर सकता है 64 आ जाएगा, 14 के आसपास आपका आएगा, एक ही ऑप्शन में 14 के आसपास है, जो इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है, चल सकते हैं और 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न, इसमें बहुत सारे मात्र 37% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट जवाब, सही जवाब दिए थे, आखिर क्या था इसमें ये पता नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपको थोड़ा मोड़ा रहना चाहिए था, फॉर्मूला जो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया था उसके लिए ये बहुत ही पहाड़ जैसा सवाल था। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इसको आप ए मान लीजिए, तो ए क्यू माइनस माइनस थ्री थ्री गुना गुना, ठीक है, ए है ये, इसको यदि ए माने 3.7 तो यही होगा ना, ए स्क्वायर गुना, ये क्या है 0.7, ये अलग है तो इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस 3.7 क्या था, ए था, ए गुना ये क्या था, बी है ना 0.7, तो बी स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या है बी, यानी तो ये फॉर्मूला देख के क्या आप लोग के दिमाग में कुछ उड़ रहा है, क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, नहीं आ रहा है ना, मैं समझाता हूँ इसका क्या होगा। जैसे मान के चलिए ए क्यू, ये आ गया माइनस बी क्यू, ठीक है, माइनस थराइस ए स्क्वायर बी, अच्छी बात है, समझ रहे हैं, 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये किसका फॉर्मूला है मेरे दोस्त? अब भी नहीं समझ में आया क्या? अरे यार, ये आपका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यू का ही तो है। अरे ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का ही तो है, इतना क्यों परेशान होना है? तो ए माइनस बी का होल क्यू है, सिंपली ये आपको निकालना है। तो ए कितना आपके पास दिया गया था? 3.7। बी कितना है आपके पास? बी आपका 0.7। इसका घटा के क्यों नहीं कर सकते हैं आप? 3 का क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू हो जाएगा 27। इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 3। बताइए, कुछ था? कुछ नहीं था ना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अलजेब्रा का प्रश्न है मेरे दोस्त, उसमें आपको कुछ फार्मूले याद रखने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे यदि इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम सॉल्व में आए, सबसे पहले इस विधि से आप लोग बैठाना सीखिए इसको। यदि बैठ गया ना, तो यहाँ से आप लोग इजी पे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर प्रति गति से 4 घंटे के लिए 45 किलोमीटर प्रति गति से यात्रा करता है, तो ये इन 10 घंटों के दौरान औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल क्या हो जाता है? सबसे पहले औसत चाल क्या होता है, आप बता सकते हैं औसत चाल क्या होता है? औसत चाल, यदि यदि औसत चाल जो मेरा दोस्त, यदि समय समान हो, यदि समय समान हो तो औसत चाल को आप 2xy प्लस xy द्वारा निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? हाँ, निकाल सकते हैं। यदि समय समान ना हो तो कुल दूरी बेटे कुल समय, बेटे कुल समय, यही आपका औसत चाल हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? यही आपका औसत चाल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकला औसत चाल? हम क्या निकाले? एवरेज स्पीड, कुल दूरी। 6 घंटे में आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कहीं जाते हैं, तो 6 घंटे में कितना दूरी तय कीजिएगा? 180 किलोमीटर। ठीक है, फिर यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, तो 4 घंटे में कितना, यानी कि आपको पता होनी चाहिए दूरी निकालना। दूरी क्या होता है? 4 गुना समय, 45 गुना 4 यानी 180। क्या मैं बता सकता हूँ टोटल डिस्टेंस कितना निकला? 360 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो निकल गया मेरे दोस्त, औसत एवरेज का कैसे निकालता है? कुल दूरी कितना निकला? 360। कुल समय कितना है? समय तो 10 घंटा दिया गया है। फिर क्या यहाँ से आप चाल और एवरेज चाल नहीं निकाल सकते हैं? कितना किलोमीटर पर घंटा? यहाँ से इजी वे निकाल सकते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? चलते हैं आगे की ओर। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। ये प्रश्न पूछे जाता है मेरे दोस्त, चाहे वो इजी हो हार्ड हो कोई भी शिफ्ट हो, एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले ये संख्याएं लिखना है आपको। 335 लिख दिए। ठीक है, ऊपर वाले जो है ना, ये बार है संख्या, ये बार, इसको बार बोलते हैं मेरे दोस्त, या इसको आप छठा भी बोल सकते हैं, या इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या किसी से भी यदि भाग दे रहा है ना, 3535 रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसके पावर बार देते हैं। ठीक है, तो कितने पे पावर छत है? 2 पे पावर छत है। किस पे पावर छत नहीं है? 3 पे पावर नहीं है, इसको घर से हटाइए, हटा दिए। कितने पे पावर छत है? 2 पे पावर छत है, इसको रेटिंग में डबल लाइन दीजिए, और जिस पे पावर छत नहीं है उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कीजिए 332 बेटे 990, 332 बेटे 990 इजी कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल ये जोड़ घटा वाले प्रश्न थे, उतना इसमें इसको देने की जरूरत नहीं था। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर ये भी ग्रुप डी में पूछा गया मेरे दोस्त प्रश्न है। यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री मापता है, इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चतुर्भुज का 4 कोण होगा, जिसमें कि एक कोण दिया गया था, बचा 3 कोण बोले जा रहा है, तीनों बराबर कोण है। तो 3 शेष कोणों में से प्रत्येक कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज लिख लेते हैं। इसमें बोला गया था एक कोण 120 डिग्री है। अरे एक कोण 120 डिग्री है ना कहीं ये 120 डिग्री एक कोण है, अच्छी बात है। तो अब बोला जाए इसके 3 जो शेष कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये बराबर है, ये x का वैल्यू बराबर है। तो प्रत्येक यानी x का वैल्यू क्या होगा आपको बताना। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब कोण एक का दिया गया है, कोण एक का कितना दिया गया है? 120 डिग्री दिया गया है। तो शेष 3 कोण का क्या निकलेगा? 240। तो 240 कितना का निकला? 3 कोण का निकला ना, 3x का 240, यानी एक का निकलेगा कितना? 3 अठे 24, यानी 80 के बराबर हो जाएगा, यानी एक कोण 80 के बराबर हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है, बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, ये सवाल मेरे दोस्त कल जो करवाए थे, आप लोग को बोले थे कि एक सवाल करवाएंगे जो फर्स्ट पेज पे ही रहेगा, उसको मैं ला नहीं सका, इसको हम 19 नंबर पेज पे लेते आए। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। यदि आप लोग कल बनाए होंगे इसको, यदि ट्राई भी किए होंगे, संभवतः आंसर नहीं आया होगा आप लोग का। ठीक ना, नहीं आया होगा, वो जानते हैं ना क्यों नहीं आया होगा, समझे? ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? दी गई आकृति में ए बी बी सी डी और ए बी पी क्यू आर 2 समांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ गए? बोला जाता है कौन ए पी क्यू 100 है, कौन ए पी क्यू यानी ये कौन 100 डिग्री है, तो कौन सी डी आर, कौन सी डी आर, ये कौन क्या होगा, ये कौन आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का कर्मागत कौन संपूरक होते हैं? हमेशा याद रखें, जो कर्मागत कौन होंगे ये संपूरक कौन होंगे। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाएं एक अनुप्रस्थ रेखा से काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं।
यानी कि दो समांतर, ये दो समांतर यदि एक अनुप्रस्थ ये काटती है तो दोनों कोण यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो यानी ये दोनों तो संपूरक है, तो यानी ये संपूरक है, तो ये यदि संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80। अरे ये 80 ही हो जाएगा ना मेरे दोस्त, 80 हो जाएगा ना। तो और आप भी अभी यही बोले कि यदि दो समांतर रेखाएं एक अनुप्रस्थ रेखा काटती है, दो समांतर रेखाएं एक अनुप्रस्थ रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यानी ये भी 80 होगा तो ये संगत है, ये भी 80 होगा, तो 80 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा समझने का फिर था, इसीलिए हम जानबूझ के छोड़े थे मेरे दोस्त कि आप लॉजिकली इसको दे पाते हैं लेकिन नहीं दे पाए। खेद है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त, एक एक नंबर के लिए मेरिट छूटता है, ये बात याद रखिएगा। वो स्टूडेंट से आप अभी पूछ सकते हैं जो अभी फिलहाल स्टूडेंट वो एनटीपीसी जो सीबीटी 1 जो रिजल्ट आया या आपका ग्रेजुएट का जो रिजल्ट आया मेरे दोस्त, उसमें देख सकते हैं 0.2 नंबर से स्टूडेंट छूट गया है। समझ में आ रहा है? 0.5 नंबर से छूट गया है। आप एक नंबर की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, एक नंबर आपको जो है ना बहुत नीचे तक गिरा सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एक नंबर का लड़ाई है, एक एक नंबर के लिए लड़ना है। स्किप करने पे ध्यान मत दें, जिंदगी से आप स्किप हो जाइएगा, ठीक है। तो कभी भी नहीं, कितना भी हार्ड प्रश्न हो एक नजर उस पर जरूर डालना है आप लोग को, यही हम बताते आ रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। सिलेक्शन लेना, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, सिलेक्शन लीजिए। चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 13 से पूर्णतः विभक्त है। तो वो संख्याएं आपको बताना है, चार संख्याएं आप लोग के सामने दिया गया है, 1 2 3 4। तो ये चारों संख्या में कौन एक संख्याएं हैं जो 33 से विभाज्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो मैथ्स में बाहुबली समझते होंगे, डायरेक्ट 33 से भाग, इधर उधर चीर फाड़ पोस्टमार्टम ये सब करना शुरू, ये सब करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। बार बार ये बताइए, मूर्खता वाला सवाल है, और यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ये जनरल कंपटीशन है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पचमा की तैयारी या 10th का बोर्ड देने नहीं जा रहे हैं आप, समझ में आ रहा है आपको? तो 33 से पूर्णतः विभक्त का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, कोई भी संख्या 33 से विभक्त होगा तो वो 3 से भी तो जाएगा, 11 से भी जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 100% जाएगा। और 3 से विभाजकता का नियम कहता है कि कोई भी संख्याओं का योग 3 से विभाजित वो संख्याएं भी 3 से विभाज्य होगा। तो ये संख्याएं का योग क्या हो जाएगा, 5 2 7 8 7 15, क्या ये 3 से विभाजित? जी हाँ, यानी कि ये पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसका योग क्या होगा, 9 1 10 16 16 7 23 23 9 32, क्या ये 3 से विभाजित? जी नहीं है, ये पूरी तरह आप हट गए, इसको हटा दीजिए। 7 3 10 2 7 3 10 2 12 5 17, क्या ये 3 से विभाजन नहीं है? ये भी संख्याएं नहीं हो सकता है। 7 2 9 4 13 13 4 17 1 18, क्या 18 3 से विभाजन? हाँ, ये हो सकता है। यानी यहाँ से पता चल गया मेरे दोस्त, दो ऑप्शन आप लोग का गायब हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन आप लोग का यहाँ से गायब हो गया ना, हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ से आप लोग का गायब हो गया, ऑप्शन अपना बचा है 2। 3 का तो नियम खत्म हो गया, अब 11 का नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। 11 का नियम क्या कहता है, विभाजकता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या का अल्टरनेट स्थान जोड़ के फिर अल्टरनेट स्थान से माइनस करके 0 या 11 आना चाहिए। कैसे? इसका अल्टरनेट स्थान जोड़िए, 2 0 और फिर 0, यानी 2 माइनस 8 5 13 13, या आप ऐसे 13 माइनस 2 लिख सकते हैं, 13 माइनस 2। क्या ये 0 या 11 के बराबर आ रहा है? जी हाँ, 0 तो नहीं आ रहा है, 11 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये संख्या 11 से भी विभाजित है, यानी ये 3 और 11 दोनों से भी विभाजित है, यही आपका करेक्ट उत्तर होगा। अरे एक सेटिस्फाई के लिए हम चौथा को देख लेते हैं। 4 2 6 6 1 7 माइनस 7 4 11, क्या ये 0 या 11 आ रहा है? जी नहीं, 4 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं हो सकता। ऑप्शन एक ही ऑप्शन बचा, नंबर, ठीक है। मात्र 15 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को सवाल आप लोग कर सकते थे, ठीक है। सिर्फ नियम जानना, विभाजकता का नियम आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ रटना नहीं होता मेरे, साइंस नहीं है, जीके नहीं है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो वैसा नहीं है मेरे, तो समझना होता है। समझिए, बिल्कुल आसान विधि से आप ही लोग के लिए बताया जा रहा है और आप ही लोग के लिए ये सेशन है, ठीक है। डेली अटेम्प्ट कीजिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखने आप लोग यहाँ से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त 20 ही प्रश्न आप लोग के डेली आएंगे। 25 प्रश्न करने से बेहतर है, ज्यादा प्रश्न करने से बेहतर है मेरे दोस्त, कम ही प्रश्न कीजिए लेकिन फुली एनर्जी में कीजिए, जिसमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न था, और ये बात ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये प्रश्न कहीं हवा से उतर के नहीं आ रहा है, ये रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न है और आगामी पूछे जाने वाले भी प्रश्न इसमें सीजीएल को जो पूछे गए प्रश्न, सीजीएल का भी प्रश्न मिलेंगे आपको, सीएचएसएल का भी प्रश्न आपको मिलेंगे, और एनटीपीसी ग्रुप डी का तो प्रश्न इसमें है ही, ठीक है। तो आप लोग जो स्टूडेंट बोल रहे थे उतना इग्नोर करके चल रहे हैं कि इतना सेशन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। एग्जाम आएगा जब आंसर की जारी होगा ना, तब आपको हम बताएंगे कि जितना सेशन हम लेके आए तो उसमें कितना प्रश्न आप लोग को मिला है, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त हम भी बहुत बार एग्जाम, कुछ एक्सपीरियंस है, एग्जाम क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, समझ रहे हैं आप लोग, तो वही एक्सपीरियंस आप लोग के साथ साझा करने जा रहा हूँ, और इसको लेकर आप लोग क्वालिफाई 100% हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का लास्ट सेशन मेरे दोस्त। यदि इसका कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग चाहते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आप लोग चले जाइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का देंगे, यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। ए टू जेड छोटा से छोटा अपडेट आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से नहीं ला पाता हूँ वो टेलीग्राम चैनल आपको क्विकली मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग
लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और जितने भी न्यू बच्चे हैं जो कि आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में परेशानी है, ध्यान देखिएगा मेरे दोस्त, मैथ्स में जिसको भी परेशानी है उसको आप परेशान आने की जरूरत नहीं है, आप उसके पास लिंक शेयर कर सकते हैं। डेली आपका पीवाईपी और जो भी एक्सपेक्टेड पेपर है वो आपका चलेगा, ठीक है। तो यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। छोटी से छोटा, बड़ा से बड़ा जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, क्लास पे कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी चीज आप लोग के लिए नोटिफिकेशन के रूप में बताए जाने हो, ए टू जेड आपको आप लोग के लिए या इस चैनल से आप लोग मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।